वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूजीसी नेट एनटीए का समाजशास्त्र वाला। और इसमें हम एरविन गॉफमैन पर डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या विचार हैं समाजशास्त्र पर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये गॉफमैन साहब की बात करें तो ये आपके व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं पर आधारित है। आज का लेक्चर गॉफमैन साहब का जन्म की बात करें तो उनका जन्म कनाडा में हुआ था 11 जून 1922 को। और ये शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था उन्होंने। वहाँ से ये अनेक विद्वानों से मिले। कुछ विद्वान इस प्रकार हैं आपके, ऐसे ब्लूमर थे, एडवर्ड थे, सेल्स थे एवं बेन, ये फील्ड प्रमुख थे विद्वान। और इन्हीं के विचारों से ये काफ़ी प्रभावित हुए थे गारफिंकल साहब। और इन्हीं के बीच इन्होंने स्टॉकलैंड में जो रतिलैंड द्वीपवास जो द्वीप समूह था में से एक द्वीप को लोगों का अध्ययन भी इन्होंने किया था, और रतिलैंड वाले द्वीप पर। और इस अध्ययन में इन्होंने जो नाटकीयता होती है, नाटकारिता होती है एवं स्वयं के प्रतिनिधि आदि के बारे में किस प्रकार के विचार रखता है, किस प्रकार के जो नाटक होते हैं उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इनकी कुछ कृतियाँ देखते हैं, जो कृतियाँ कुछ 8 कृतियाँ इनकी। और कुछ कृतियाँ, फर्स्ट कृति इनकी कम्युनिकेशन एंडर्स इन एन आइलैंड कम्युनिटी 1963 में प्रकाशित हुई थी आपकी। और सेकंड है द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या घटती हैं, 1959 में प्रकाशित हुई थी। और थर्ड है आसाई सम, ये 1961 में। और फोर्थ है एनकाउंटर्स, ये 1961 में। और फिफ्थ है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, ये 1963 में प्रकाशित हुई थी। और सिक्स है रिलैक्सेशन इन पॉलिटिक्स, ये 1971 में प्रकाशित हुई थी। और सेवन है सिक्स सिग्मा, ये 1963 में प्रकाशित हुई थी। और 8 पुस्तक है इंट्रैक्शन सिचुअल, ये 1967 में प्रकाशित हुई थी आपकी। और 9th पुस्तक है फ्रेम एनालिसिस, 1974 में प्रकाशित हुई थी। और लास्ट पुस्तक है जेंडर एडवर्टाइजमेंट, ये 1967 में प्रकाशित हुई थी। गारफिंकल की टोटल 10 पुस्तकें हैं जो अब डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके विचार पर बात करते हैं कि क्या क्या विचार हैं इनके। और विचारों की बात करें तो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के जो विचारों को गॉफमैन के विस्तृत दिया था, इन्होंने बताया था कि नाट्यकला के आधार पर ही इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। और इन्होंने नाट्यकला में अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में अपनी नाट्यकला के विचारों को व्यक्त किया था। और इनका कहना था कि सामाजिक जगत व्यावसायिक व्यवस्थित नहीं है, यानी कि स्वव्यवस्थित नहीं है समाज, तथा व्यवहारों का अर्थ भी उनमें ही निहित नहीं है। सामाजिक जगत और किसी भी विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग उसे महत्व देते हैं। ठीक है, समाज में जो व्यवहार का महत्व इसलिए क्योंकि हम उसे महत्व दे रहे हैं। और गारफिंकल साहब के अनुसार किसी भी विशिष्ट दृश्य का अर्थ लोग ही तय करते हैं। कोई भी दृश्य है, कोई भी वस्तु आपको दिखती है तो आप उसका अर्थ स्वयं ही तय करते हैं। और हाव भाव उनके एवं प्रतीकों का अर्थ वे ही तय करते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवहार थिएटर में होने वाली जो नाटक के समान ही होता है। यानी कि आप लोग जो नाटक देखने जाते हैं जो बाहर होते हैं, यानी कि बुंदेलखंड में चलता है ऐसे नौटंकी है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें देखते हैं नौटंकी देखते बुंदेलखंड में। तो नौटक जो पर्दे के बाहर जो दिखाया जाता है हमें, जो रामलीला होती है वो अलग होती है, वो है मतलब एक अच्छा होता है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये हमको मालूम नहीं होता है। तो नाटक के समान ही होती है। गारफिंकल ने इस सिद्धांत को समझाने पर समझाते हुए नाटक की शब्दावली का प्रयोग किए, जैसे शिक्षण और श्रोता, भूमिका निर्वाह, स्टेज, पार्क और मास्क आदि मास्टर। ठीक है। और हम देखते हैं अभिनयकलता या नाट्यकारिता के अभियान के और अभिनेत्री एक दूसरे के चरित्र की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री, लड़का लड़की किसी राम या लक्ष्मण का कोई चरित्र का भूमिका निभाता है, देखा होगा आपने रामलीला में, कोई राम बना है, कोई सीता बना है, मैं और मी बन जाता है, यानी कि मैं और मी बन जाता है। वही सारी प्रक्रिया जिसमें मेरा बनता है को गारफिंकल ने अभिनय कला के रूप में देखने का प्रयास किया था। और अभिनय कला में गारफिंकल ने फ्रंट और बैक, यानी कि फर्स्ट जो दिखाया जाता है, बैक उसके पर्दे के पीछे होता है, उस शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रंट मंच पर अभिनय होता है, जो कि बैक से उससे संबंधित तैयारी है।
बैक में लोग तैयार होते हैं और फ्रंट में आकर के अपना अभिवादन करके वो चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को गॉफमैन ने नाट्यकला की भाषा का प्रयोग करने के लिए दैनिक जीवन में स्व की प्रस्तुति भी विशुद्ध व्याख्या की और यह बताने में सफल रहे कि कर्ता या अभिनेता स्वयं की अवधारणा को किस प्रकार से व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि साधारण भाषा में हम समझिए, मान लीजिए आप अभी कॉलेज में होते हैं, तो आप कॉलेज में प्रदर्शन, जब कॉलेज में कोई भी प्रतियोगिता चलती है तो आप उसमें भाग लेते हैं, तो आप अपना प्रदर्शन जो बाहर स्टेज पर बाहर रहते हैं उसका प्रदर्शन अलग रहता है, लेकिन स्टेज के पीछे आपका तैयारी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग रहता है। मंच पर आप राम बन जाते हैं, भरत बन जाते हैं, तो वो आप उसका मतलब मैं और मी बन जाता है, मतलब सीधा कहने का मतलब है भरत के राम के रूप में भी आप उसको व्यक्त करते हैं अपनी कला। हम गारफिंकल का नाटकायिता का सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में समाज की तुलना एक रंगमंच से की गई थी। जैसे कि नाटक में एक मंच होता है, वैसे ही समाज में भी कुछ दिखाई देता है, वह भी समाज रूपी मंच का अग्रभाग ही है। जिस प्रकार से हमें स्टेज पर दिखाई देता है उस प्रकार से सोसाइटी में कुछ भी ऐसा ही दिखाई देता है जो समाज रूपी मंच है, और तथा समाज के नियमों आदि जिसमें के आधार पर समाज चलता है। कुछ नियम होते हैं सोसाइटी के, कुछ कानून होते हैं जिस पर सोसाइटी चलती है। वही ऐसे परंपरा, आपकी रीति रिवाज है, कानून है, प्रथाएं बहुत सी हैं, इस पर इसी से सोसाइटी चलती है। वह रंगमंच के पीछे का ही भाग है। सामाजिक जीवन के जो रंगमंच के कर्तागण अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्ति कर्तागण होता है वह अपनी छवि प्रस्तुत करता है और दर्शनगणों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं तथा दूसरों की कर्तागणों के लिए स्वयं दर्शक बन जाते हैं। ठीक है, जब वह कोई चीज़ करके वह स्वयं दर्शक भी बन जाते हैं, क्योंकि अपनी ही चीज़ वो फिर बाद में वो देखते हैं वो भी लोग। और गारफिंकल ने अपने अंतःक्रिया की रचना का भी विश्लेषण किया था और व्यक्ति किस प्रकार की अंतःक्रियाएँ करता है। गारफिंकल ने जो रंगमंच की भाषा का प्रयोग जिसके आधार पर किया था, यानी कि दैनिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रियाओं को सूक्ष्मता से समझा जा सके, मतलब बहुत बारीकी से सोसाइटी को समझने की आवश्यकता है। और गारफिंकल ने समाजशास्त्र में प्रचलित परंपराओं का प्रयोग किया था तथा विधि समाज में नाट्यकारिता में अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। और गारफिंकल साहब की रुचि आकस्मिक मिलन, सम्मोहन की विधा, भूमिका व्यवहार, विचलन, व्यक्तिगत पहचान, मानसिक संस्थाएं और लैंगिक समग्रता विज्ञानों की भूमिका आदि में रुचि रही है इनकी। इनके सिद्धांत की बात करें, समाजशास्त्री सिद्धांत, मीड ने इस विचार का प्रतिपादन किया था कि अब तक सामाजिक जो कृत्य होते हैं, कृत्य की इकाई है जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही निर्मित होती है और व्यक्ति समाज के माध्यम से मूल्यों और विचारों को आत्मसात करता है और इन्हीं विचारों को, मूल्यों को अपने स्वप्न प्रत्यक्ष का भी प्रकार का अंग बना देता है। और गारफिंकल साहब की पुस्तक की बात करें तो द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीवन में और मैं दिन प्रतिदिन के कार्य को विवेचित किया था उन्होंने। अपने उस पुस्तक में बताया था उन्होंने कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन कार्य में क्या क्या करता है और अपने मौलिक योगदान के माध्यम से उनकी जो अधिक विस्तार मंच ढंग से प्रस्तुत किया था इन्होंने। और गॉफमैन ने व्यक्तिगत संसार की प्रक्रिया का व्यवस्थित तथा अवधारणात्मक योजना के अंतर्गत विश्लेषण किया था। और हम अपनी विभिन्न विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि उनके जो उनमें से अनेक ऐसी और इस प्रकार से अवलोकन नहीं हो सकता जिस प्रकार आँखों अथवा बालों के रंगों का अवलोकन हो सकता है। हमें देखकर हमारे विचारों अथवा व्यक्ति की विशेषताओं का स्वतः उद्घाटन अथवा उद्घोषण संभव ही नहीं है। हमें देखकर यह कोई नहीं बता सकता कि हम वामपंथी हैं अथवा बुरे डॉक्टर हैं। यानी कि आपको देखकर हम कभी नहीं बता सकते, बहुत कम लोग बताते हैं कि आप क्या हैं, वामपंथी हैं अथवा बुरे डॉक्टर हैं अथवा प्रोफेसर हैं। फिर भी हमें लोगों के बारे में उनको समझने के संदर्भ में निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं अभी और क्या किस पद पर हैं, तो आपको निर्णय लेना, वो सोच रहे होंगे कि फलाना सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या उनकी स्टेटस क्या है, क्या पद है उनकी। अब इसके बाद देखते हैं पारस्परिक क्रियावाद संबंधी गारफिंकल का जो अवधारणा है।
गारफिंकल ने उस प्रक्रिया को समझाने पर बल दिया था जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को परिभाषित करके एक दूसरे के सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। और जिस प्रकार रंगमंच पर पुलिस वाले की पहचान उनकी पोशाक, उनके चेहरे, उनके बोलने चालने के ढंग से होती है। यानी कि कोई पुलिस नकली पुलिस बन करके स्टेज पे आता है और अपने प्रदर्शन करके चला जाता है तो हम लोग उसको पुलिस ही मानते हैं। फिल्मों में देखा होगा बहुत से लोग पुलिस बने हैं, कोई एसडीएम बना है, कोई फिल्म एक्टर बना है। गॉफन कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं उन्हें हम अपनी यानी कि जो पोशाक होती है, जो पहनावा होता है, और बोलने चालने के तरीके, भौतिक उत्पादन, लिंग, प्रजाति इत्यादि के माध्यम से ही परिभाषित करते हैं। ये सारी स्थितियाँ संचार की स्थितियाँ हैं जिनमें हमारी परिस्थिति, भूमिका, हमारा चरित्र और हमारी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। और हमारे जो व्यवहार में का जो अधिकांश भाग आमने सामने के संबंधों को नियमित होता है और सूचना का नियोजन प्रक्रियाएँ अवश्य होती हैं। और आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए लिखते हैं ऐसे अस्पताल के बारे में। अस्पताल में बरामदे में सफ़ेद कोट पहनकर गले में जो ये वो डालते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर एक विशिष्ट आत्मविश्वास से चलने की प्रक्रिया व्यक्ति के डॉक्टर होने की आगात होती है। यानी कि कोई व्यक्ति अस्पताल में सफ़ेद पोशाक पहन ले और कुछ चीज़ें डॉक्टर के टाइप की कर ले जो डॉक्टर करते हैं तो बहुत से लोग डॉक्टर ही समझेंगे उसको। और न्यायाधीश का कक्ष उनके आगमन की सूचना, उनकी पोशाक, हाव भाव उनके पद को अपेक्षित गरिमा करती है। यानी कि जब कोर्ट में वकील आते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये वकील साहब ही हैं, ये जज हैं, ये फलाने हैं। और ठीक है। और आज के जो जटिल समाज में व्यक्तिगत अभ्यास पत्र की और मुद्रा सी, जिसमें हम शैक्षणिक योग्यता, पद, दूरसंचार नंबर, ईमेल, फैक्ट नंबर और का पता इत्यादि अंकित करते हैं कि पहचान को सशक्त माध्यम से बनाते हैं। और अब इनका देखते हैं, लास्ट पॉइंट है इनका, गारफिंकल का सामाजिक व्यवहार, बिहेवियर क्या था। तो इनकी व्यवहार की बात करें जिसमें माध्यम में संचार को नियंत्रण होता है। ठीक है, माध्यम से संचार का, और व्यक्ति प्रतिमानों चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। और आगे देखते हैं हम, गारफिंकल के इस संबंध में यानी कि शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया के माध्यम से चिकित्सक के व्यवहार की व्याख्या करता है। और हम शल्य चिकित्सा के संबंध में प्रायः वही अपेक्षा करते हैं जो कि हमने चित्रपटों पर देखी है। यानी कि कोई चित्र लगा दिया जाता है अस्पताल में तो हम उसको ही देख करके उसको व्यवहार करते हैं। और जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक तनाव, भूत, गंभीरवाद एवं चिंता का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। गारफिंकल ने छोटे मोटे हास्य, परिहास और इधर उधर की बातचीत करते रहते हैं चिकित्सक अक्सर। ठीक है। और जिनका उनके काम से कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जब कोई गारफिंकल ने बताया था कि यह देखा है कि शल्य चिकित्सक के कक्ष में जो चिकित्सक लोग होते हैं जो अक्सर छोटी मोटी और अपरिहास करते रहते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है आपस में। और गारफिंकल ने के अनुसार इस तरह के व्यवहार, ठीक है, इस तरह के व्यवहार चिकित्सक एवं दार्शनिक के संदर्भ में ही करता है कि जैसे संपूर्ण स्थिति उनके नियंत्रण में रहे। वह अपने कार्य को विशिष्ट और सहजता के साथ करने की क्षमता रखता है। इस घटना को गारफिंकल ने भूमिका की संज्ञा दी थी। यानी कि मान लीजिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन लगाता है तो आपको बहुत सी ऐसी बातें बताता है कि आपको वह फील ना हो कि आपका इंजेक्शन लग रहा है, आपकी दवा चल रही है, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसी हिसाब के इनका गारफिंकल का जो सामाजिक व्यवहार था इन पर विचार किया है। और आई होप आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे किलफर्ड और गिड्स का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।